सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। आपने अपने समय को साझा करने की एक जो हमने कोशिश की थी उसके लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महिला सशक्तिकरण की जैसे बात की जा रही है मैडम, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि पिछले समय से जो अभी हमारा जो समय चलता आ रहा है उसमें आज महिलाओं की जो भूमिका है उनकी स्थिति में कितना परिवर्तन आप देख रही हैं? अगर हम पहले से अभी तक की अगर योजना बनाते हैं कि हमारी महिलाओं ने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया है। यदि आप आपका नाम सुमिता। सुमिता जी, यदि हम देखें तो महिलाओं की सशक्तिकरण में भूमिका जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आज आप देख रहे होंगे कि महिलाएं सशक्त हुई है जी। और सशक्त होने का रिजल्ट महिलाओं का, हमारी बहन बेटियों का, यदि हम उनका प्रत्यक्ष देखें तो धरती से लेके आसमान तक हमारी बहन बेटियां हैं और अपने होने का एहसास जता रही हैं। और यदि हम देखें कि महिला सशक्तिकरण के कारण ही आज एक हमारे वर्ग विशेष की बहन, वो भी एक महिला है और देश का कुशल नेतृत्व कर रही है राष्ट्रपति के रूप में। और मुझे लगता है इससे ज्यादा तो उदाहरण देने की आवश्यकता ही नहीं कि महिलाएं सशक्त होने के बाद उनकी भूमिका होगा। जी, दरअसल ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक पोइट्री है कि माँ का चौका मेज पिता की, माँ का चौका मेज पिता की, दादी का चश्मा, दादा के हुक्के तक का बिटिया का जिम्मा, घुटनों घुटनों सरक सरक कर खड़ी हो गई है, बिटिया बड़ी हो गई है। दरअसल हम लोगों के घर में जो बिटिया बड़ी होती है तो वो बहुत जिम्मेदारी के साथ बड़ी होती है। जिस तरह हम पता नहीं ना चाहते हुए भी कि चूंकि हम मेल डोमिनेटिंग समाज में रहते हैं, पुरुषवादी समाज में रहते हैं, तो हमारा एक नजरिया ऐसा होता है कि हम बहुत बार बेटियों से ही बहुत सारी अपेक्षा करते हैं। इसी तरह एक आप महापौर हैं तो एक गृहिणी के रूप में भी आपसे घर में भी अपेक्षा होती है कि आप एक गृहिणी की भूमिका भी निभाएं और जनता आपसे चाहती है कि आप एक महापौर की भी भूमिका निभाएं। जब आप ये दोहरी भूमिका में होती हैं तो आप इसका किस तरह से निर्वाह करती हैं? इसका निर्वाह करने की आपने बात कही है तो मैं यदि अपना उदाहरण दूं, जी आप अपना ही उदाहरण तो दीजिए। अपना उदाहरण दूं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जीवन शैली के लिए तो मैं, चाहे वो मेरा शादी के पहले का परिवार कह ले और चाहे शादी के बाद का परिवार कह ले, परिवार, परवरिश और परिवेश तीनों एक घटक है। और मैं जिस परिवार से आई हूँ, बेटी बनकर या बहू बनकर, दोनों परिवारों की संख्या जो है वो दहाई में है। और उस दोनों परिवारों का जो मुझे परवरिश मिली है, उस परवरिश के माध्यम से ही आज मैं कस्बे से निकलकर और भोपाल जैसे शहर में चुनौतियों का सामना करते हुए इस परिवेश में आकर चुनौतियों को मुकाबला करके और सफलता की ओर आगे बढ़ रही हूँ। और परिवार का परवरिश और ताकत है जी। और एक गृहिणी होने का जो आपने कहा है, तो वो घर की जिम्मेदारियों को परिवार के साथ में निभाते हुए और एक सफलता से आगे बढ़कर प्रयास कर रही हूँ कि मैं जो चुनौतियां मुझे मिल रही हैं और जो चुनौतियों का मुकाबला मुझे करना पड़ रहा है या मैं कर रही हूँ, उसे मैं सफलता से आगे बढ़ सकूं और सफलता की मंजिल हासिल कर सकूं। वो चुनौतियां कौन कौन सी थोड़ा लोग जानना चाहते हैं अगर कल को। जी, महापौर हूँ आज भोपाल की और महापौर के नाते ही आपने मुझे बुलाया है। और महिलाएं भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी महिलाएं भोपाल या प्रदेश की यदि हम देखें तो वो देखते हैं एक महापौर को यदि हम जनता से लेकर और प्रदेश तक के लिए देखें तो हर व्यक्ति की अपेक्षा नगर निगम पर जुड़ी रहती है। नगर निगम ही एक ऐसी अहम भूमिका है जो कि व्यक्ति जब सुबह उठता है उसकी सड़क, नाली, पानी, लाइट, कोई भी समस्या यदि होती है तो वो सीधे नगर निगम को फोकस करती है। और नगर निगम में आज की तारीख में 85 पार्षद हैं, हमारे 85 वार्ड हैं। 85 पार्षदों को लेकर
और नगर निगम में जिस तरह से हम काम कर सकते हैं वो भी एक चुनौतियां ही है। बहुत बड़ी चुनौती जो है आप लेकर चल रही हैं, और मुझे लगता है कि इस समाज का हर वर्ग इस चीज से रूबरू होता है। दिन प्रतिदिन हम देखें तो कहीं ना कहीं नगर निगम हमारे जीवन में है, और आप बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक महिला का शिक्षित होना कितना जरूरी है, क्योंकि एक जैसे आप एक जिम्मेदारी लेकर एक पद पर पहुंची हैं, तो हम यहाँ से उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग देख रहे हैं हमें, उनको भी एक हम संदेश देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से वे बताएं कि जो शिक्षा है वो कितना महत्वपूर्ण है सभी के लिए, शिक्षा का योगदान जीवन में कितना जरूरी है, उसके बारे में बताएं। देखिए, आज शहर हो या ग्रामीण हो, बेटियों के लिए, माताओं के लिए, सबको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और यदि हम पिछले कार्यकाल को देख ले, पुराने समय को देखें और वर्तमान परिस्थितियों को देखें, तो वर्तमान की परिस्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में भी आज हमारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन यदि उनकी बेटी है तो वो अपनी बेटी को भी पढ़ाना चाहती हैं, और वो भी एक सपना देखती है कि हमारी बेटी भी पढ़कर उतना ही आगे बढ़े जितना एक शहर की बेटी आगे बढ़ रही है। और जब मैंने देखा है कई समय जाकर राजनीति में, कई गांव में भी जाने को मिलता है, और बहनों के साथ मुलाकात भी होती है, बातचीत भी होती है, और देखा है कि ग्रामीणों में रहने वाली, गांव में रहने वाली बहन, जब उसको टाइम मिलता है और जो सरकार की योजनाओं के माध्यम से साक्षर बनाने का जो प्रयास सरकार कर रही है, उसमें बहनें जाकर और खुद को भी सफलता हासिल कर रही हैं। और मेरे को लगता है 48% यदि आज हम देखें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनें अपने आप को भी और अपनी बेटियों को भी साक्षर बना रही हैं। ये एक मध्य प्रदेश में चुनाव में लाडली बहना ने बड़ा रोल प्ले किया, और लगातार केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, पहली बार ऐसा लोगों को लगा कि एक मतदाता के रूप में महिलाओं को चिन्हित किया गया, और महिलाओं को एक मतदाता के रूप में सम्मान भी मिला, और महिलाओं ने बताया भी कि वो चाहें तो किसी भी सत्ता को बदल सकती हैं। इसीलिए सरकारों ने अब महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं पहले भी बनती थी, और अब मगर ज्यादा फोकस्ड हैं। और ये लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, क्या आप नगर निगम में हैं, कभी आपके मन में ऐसा भी ख्याल आता है क्या कि महिलाओं का बजट अलग से बनना चाहिए? जो बजट जैसा बनता है तो क्या महिलाओं के लिए बजटिंग भी अलग से होनी चाहिए? आधी आबादी है। देखिए, आज की तारीख में आपने मुझे बुलाया है, चूंकि आदर्श आचार संहिता लगी है और आपने बजट की बात कही, तो मैं किसी तरह की घोषणा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपने जो कहा है महिलाओं का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे मध्य प्रदेश में हो और चाहे देश में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, जब से बहन बेटियों का सम्मान मिला है, और आगे भी मुझे उम्मीद है कि इसी तरह सम्मान बहन बेटियों को मिलता रहेगा, और बहन बेटियां ही सम्मान पाकर आज चाहे किसी भी विभाग में हो या राजनीति में हो, सफल संचालन करके आगे बढ़ रही है। आपने अभी जैसा बताया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो एक कल्पना को लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो चल रहे हैं, उसमें आप क्या भूमिका देखती हैं एक महिला को आत्मनिर्भर बनाने में? आत्मनिर्भर बनाने की बात यदि आप कहती हैं, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी, आपने देखा होगा टीवी और पेपर के माध्यम से, कि देश में 1000 बहनों को प्रेजेंट में ही ड्रोन दिए थे, और भोपाल में भी 102 ड्रोन हमने बहनों के लिए दिए थे। और ड्रोन देने का उद्देश्य ये है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, और जब वो खेतों में जाकर, और जो कीड़े लग जाते थे किसानों के खेतों में, और जब बहन जाकर उस पर दवाइयों का छिड़काव करेगी, तो निश्चित ही किसानों को भी फायदा होगा और बहनें भी आत्मनिर्भर बनेगी, वो सशक्त बनेगी। इसी के साथ अब अगर आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं और महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, तो बात आती है कि 50% जो आरक्षण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि जो जब नया संसद भवन बना
तो बहुत सारी कवायद थी कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा और नया सत्र बुलाया जाएगा तो लोगों को लगा कि एक देश एक चुनाव की शायद घोषणा होने वाली है। पर जब वो बना तो महिला आरक्षण बिल जो है वो उस पर बातचीत हुई और ये उम्मीद की गई कि महिला आरक्षण बिल शायद लागू हो जाए, पर अब ये उम्मीद की जा रही कि 2029 में ये लागू होगा। फिर भी इसमें उतना हक नहीं मिला जितनी आधी आबादी है। फिर भी हम ये समझते हैं कि अगर 35% के आसपास भी यदि महिलाएं हिस्सेदारी करती हैं तो निश्चित रूप से आप भी ये महसूस करती होंगी कि विधानसभा में या लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या है पूरे देश में आबादी के हिसाब से उस अनुपात में कम है। तो ये जो आरक्षण लागू होगा इसमें क्या लगता है कि राजनीति में क्या बदलाव आएगा, क्या सुचिता आएगी जो अभी हमारे देश की जो वर्तमान राजनीति है जो कि जिसका संचालन अधिकांश पुरुष करते हैं, उसमें आप किस तरह की तब्दीली देखती हैं? देखिए, आपने बात कही है तो मैं भी कहना चाहूंगी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी को मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उनकी घोषणा थी कि जो नगर निगम नगर पालिका है उसमें 50% का आरक्षण दिया और 50% के आरक्षण में मैं भी एक शामिल हूँ जो महापौर के रूप में आपके बीच में आई हूँ। और एक महिला होने के नाते मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने महिला बिल पास करवाया और महिलाओं का जो सम्मान, फिर वही बात कहूंगी, महिलाओं का जो सम्मान दिया उसके लिए भोपाल की महापौर होने के नाते मैं भोपाल शहर की सभी महिलाओं की ओर से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने जो पूछा है कि आगे जाकर महिलाओं को जो समय मिलेगा, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, महिलाएं किसी भी रूप में है वो सशक्त होकर और हर जगह कुशलता पूर्वक नेतृत्व करती हैं, चाहे राजनीति हो चाहे जॉब हो, महिलाएं पूरी ईमानदारी से आगे बढ़कर अपना काम करती हैं। देखिए, आप अभी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं, शिवराज जी को धन्यवाद देती हैं, पर अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो पंचायती राज अधिनियम में ये सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने का काम हमारे देश में जो बहुत सारे क्रांतिकारी बिल आए, आप भले ही विपक्ष में कांग्रेस हो, पर ये सारे बिल, चाहे सूचना का अधिकार हो, चाहे रोजगार का अधिकार हो, चाहे पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को एम्पावरमेंट करने का अधिकार हो, ये सब उस समय आया। और पंचायती राज में महिलाओं ने जो 50% आरक्षण आया और बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया, तो मुझे लगता है कि हमारी जो ग्राम इकाइयां जो मजबूत होना शुरू हुई नेतृत्व की दृष्टि से, तो एक महिला होने के नाते आपको लगता है कि जो पंचायती राज से ये जो बातचीत शुरू हुई और बाद में जैसा आप श्रेय दे रही हैं कि नगरीय क्षेत्र में आप यहाँ बैठी हैं क्योंकि आरक्षण मिला, और अब जैसा मैं आपसे पूछ रहा था कि अब विधानसभा और लोकसभा में भी 2029 में आपका प्रतिशत बढ़ेगा, तो इससे आप किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? निश्चित ही जो 2029 का जब आएगा समय, उस समय हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा और वो उस समय की बात है। और आपने जो अभी कहा तो मैं यही कहूंगी कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ही ये घोषणा की थी 50% महिला बिल की और नगर निगम नगर पालिका में, और उसी के रूप में मैंने आज बैठी हुई हूँ। जी, मैं अभी आपके यहाँ के विधायक से हम लोग बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने 2 नेताओं का नाम लिया जिन्होंने भोपाल को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई। उनमें एक कांग्रेस के थे और एक भाजपा के 2 नेताओं का नाम लिया, उसमें बाबूलाल गौर जी का नाम लिया और एक अन्य नेता का नाम लिया। आप महापौर हैं, कई बार ऐसा लगता है कि हम ऐसा काम करें कि हमको हमारा शहर हमारे ना भी होने पर याद करे कि, तो आपके दिमाग में भोपाल को लेकर ऐसा कौन सा इमेज है कि आप, अगर मुझे ये मौका मिला है तो मैं भोपाल में ऐसा कुछ करूं कि लोग याद करें कि भाई ये मालती जी जो थी उन्होंने जो काम किया वो और किसी ने पहले नहीं किया। निश्चित ही आपको यदि मैं बताना चाहूं तो मैंने अभी 1 जनवरी 2023 को महापौर हेल्पलाइन शुरू की और महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से छोटी जो समस्याएं हैं, मैंने चुनाव के टाइम भी वायदा किया था कि मैं छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भोपाल की जनता को नगर निगम कार्यालय तक नहीं आना पड़े, ऐसा व्यवस्था जमाऊंगी। और वो व्यवस्था हमने जमाई, महापौर हेल्पलाइन हमने चालू की और उस महापौर हेल्पलाइन के माध्यम से
24 घंटे के अंदर छोटी समस्या है, किसी के घर की नाली भर गई है, किसी का पानी स्लो आ रहा है, लाइट बंद है, ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इनके लिए भी जनता को नगर निगम के ऑफिस तक जाना पड़ता था। ये सारी समस्याओं का निराकरण होता है और निराकरण के माध्यम से ही मैं हर मंगलवार को खुद स्वयं जाकर समीक्षा करती हूँ और किस विभाग की समस्या ज्यादा है उसको भी बैठकर अधिकारियों से चर्चा करके तत्काल निराकरण करती हूँ। और एक साल में लगभग 38,000 समथिंग हमने जनता की समस्याओं को घर बैठे समाधान किया है। और इसी तरह से मैंने रानी कमलावती और राजा भोज का संग्रहालय भी, हमारा जो एक वाचनालय है, उस वाचनालय में हम संग्रहालय बनाया है और भी हमारी योजनाएं हैं। अभी 3 साल का कार्यकाल है, हम भी कुछ भोपाल राजधानी है और राजधानी के हिसाब से स्थायी कुछ कर सके, ऐसा हमारा प्रयास है। अब मैं थोड़ा सा और आपकी ही बात जो हम कर रहे हैं कि महिला को सशक्त होना बहुत जरूरी है, तो उसी दिशा में कहा जाता है ना, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो बात आती है कि शारीरिक रूप से भी महिला को एक सशक्तिकरण होना चाहिए, उसके अंदर सशक्त होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि किस तरह से आप कार्य कर रही हैं स्वच्छता को लेकर, जो घर घर जाकर महिलाओं को स्वच्छता के महत्व के बारे में आप क्या कर रहे हैं? आपको मैं बताना चाहूंगी कि बहुत भोपाल में एक सकारात्मक टीम चल रही है और हमारे सारे पार्षद मिलकर और हम लोग जाकर जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता जागरूक हो भोपाल को स्वच्छ बनाने में। और उसी का रिजल्ट है कि हम 6वें नंबर से 5वें नंबर के पायदान पर आए। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आज भोपाल में यदि 200 समितियां हैं जिनमें दशहरा और गणेश जी की झांकियां लगती हैं और जब भंडारे होते हैं तो उसमें 75% झांकियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त झांकियों में भंडारे शुरू कर दिए। ये सबसे बड़ा हमारे लिए सहयोग है कि भोपाल की जनता जागरूक हो रही है, इस तरह से हम करते हैं। और महिलाओं को आपने जो पूछा है कि घर जाकर और समझाने का, तो निश्चित ही हमारे समय समय पर कई जगह हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और कभी कभी हम जो हमारी गाड़ियां चलती हैं उस गाड़ी के माध्यम से जनता को और महिलाओं को जागरूक करते हैं कि हमें भोपाल को यदि स्वच्छ बनाना है तो ये हमारे सबकी जिम्मेदारी है, उसी पर भोपाल स्वच्छ बन पाए। जी, आप 6 से 5 पे आई। आपका पड़ोसी इंदौर जो है वो बहुत लंबे समय से नंबर 1 है, तो ऐसा क्या है भोपाल और इंदौर के बीच में जो आपको लगता है कि ये 5 से नंबर 1 पे हमको आने के लिए वो कौन कौन सी कमियां हैं जो इंदौर तो पूरी कर रहा है पर भोपाल में हो सकता है इसमें जनता का भी रोल हो, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि नंबर 1 के लिए क्या करना चाहते हैं? नंबर 1 के लिए सबसे पहले तो हमें जनता का जो फीडबैक आता है और भोपाल का थोड़ा सा फीडबैक पीछे रहता है। हमारे भोपाल की जनता पूरी तरह से जागरूक हो, इसको हम समय समय पर सभी से आग्रह करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फीडबैक के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, इंडस्ट्रीज के मामले में इंदौर में जो इंडस्ट्रीज हैं वो भोपाल में नहीं है। कमर्शियल एरिया जो इंदौर में है वो भोपाल में नहीं है। भोपाल की जनता जितनी जागरूक है उतनी भोपाल की जनता को जागरूक करने की आवश्यकता और इंदौर की जनता जागरूक है। इस तरह का यदि प्रयास होगा तो निश्चित ही भोपाल भी आगे बढ़ने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब मैं आपके जीवन से जुड़ा छोटा सा एक प्रश्न है कि आप यहाँ तक पहुंचे और आपने जो उपलब्धियां प्राप्त की, जो महिलाएं आपको आज यहाँ से देख रही हैं, सुन रही हैं, उनके लिए एक संदेश और कुछ अगर आपकी एक जीवन के ऊपर आपने कुछ लाइनें जो सेट करके रखी हूँ, कुछ ऐसी लाइन्स हों, तो प्लीज आप हमारे जो सभी दर्शक देख रहे हैं ये जो पूछ रहे हैं इसको और हल्का करते हैं। आप फिल्में देखती हैं? हाँ, देखते हैं। तो कौन सा हीरो पसंद है आपको? नहीं, ये सारी चीजें नहीं, आचार संहिता में नहीं आती। नहीं, आचार संहिता, लेकिन मुझे अपनी गरिमा बना के नहीं, गरिमा में हीरो, देखिए हीरो पसंद होना अलग बात है, उसमें गरिमा कहाँ नष्ट हुई? नहीं, देखिए क्या है, आपने जो सवाल किया है जी, मैं एक बहनों को संदेश देना चाहती हूँ आपके माध्यम से। आपने जो सवाल किया है कि हमारी कोई भी बहन हो, यदि बहन हार कर भी आगे बढ़ती जाएगी
तो सफलता अवश्य मिलेगी। हमें चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, सफलता की ओर कदम बढ़ाते जाना चाहिए। निश्चित ही हम गिरकर उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर गिरकर उठेंगे, फिर चलेंगे। ये मेरा संदेश है बहनों को कि हमें हार कर रुकना नहीं है, हमें हार कर भी आगे बढ़ना है। और आपने जो कहा है, मैं प्रयास करती हूँ जब भी फ्री रहूं, वैसे तो फ्री कम रह पाती हूँ, जब भी बैठती हूँ तो दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन जब भी यदि थोड़ा भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती हूँ। वो गाने की 2 लाइन है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी कोई भूल होना। जी, ये बहुत प्रयास मैं करती हूँ। बहुत सुंदर। और इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय एशियन न्यूज को दिया, जो कि आज हमारा मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 चल रहा है, उसके लिए आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत धन्यवाद कि आपके माध्यम और से मैं चाहूंगी कि मुझे अपनी यहाँ बात कहने का भी हमारे अवसर संपादक मिला। सुनील श्रीवास्तव जी यहाँ आए और आपका मोमेंटो देकर आपको